मुझे अंदरून लाहौर में एक खातून से मिलना है जो शायरा हैं। बहुत बड़ी हवेली में अकेली रहती हैं। ख़ानदानी हसब नसब पर कुर्बान जाती हैं। कोई उनकी हवेली में जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनसे मिलने का अहद किया है। कुछ लोगों से गुजारिश की है, कुछ दोस्तों से इल्तिजा की है कि उनसे वक्त ले दें। मुझे अंदाज़ा तो है कि वो हवेली कहाँ है, लेकिन लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। शायरा दरअसल इल्मुद्दीन अंसारी की नमी पुश्त से हैं, यानी जनाब इल्मुद्दीन अंसारी 1628 ईस्वी में आगरा के गवर्नर और फिर बाद में मुग़ल दरबार में वज़ीर आज़म रहे। मुग़ल दरबार में मुअल्लिज से शुरू हुए और वज़ीर आज़म तक पहुँचे। लाहौर की शानदार वज़ीर खान मस्जिद उन्होंने ही तामीर करवाई थी। हम ज़की गेट में इफ्तिखार भाई से मिले हैं और ये हमें दिल्ली दरवाजे में लाल हवेली दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। क्योंकि इस गजी दे विच ना एक हवेली है और मुगलों के दौर दी है। तो हाँ, लाल हवेली वो कहलाती है और बाहरों थोड़ी नहीं हदसा हालत हो गई है, अंदरों भी, मगर हदे भी और आसार नज़र आते हैं। ये हवेली दरअसल कूचा घुंघरू साजा में है। ये 400 बरस पुरानी मुग़ल दौर की हवेली है। मुझे अक्सर लोग जब कहते हैं कि आप कराची आए हैं, तो कराची में तो ब्रिटिश दौर की इमारतें हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 400 साल पुरानी इमारत शायद कोई ना हो। इतने खूब तपश पैंदी हुई हो ना, बैठा के बैठे हो, तुहानू ठंडी हवा लगेगी, तुहानू पखे की तलब भी नहीं होगी। और यह वजह ये ना कि लक्कर लगी है, चूना लगा है, दाल पीसी है, इस वास्ते अरे तपश नहीं आई। दीवारा मोटियां ने, छोटी ईट की चुनाई है, तो छोटी ईट की चुनाई है तो तादी 300 400 साल तक ना ठहरती पई है। उस तरह नहीं अगर नींह है ना, हेठा नींह पैंदे है तो यह नींह आडी चोड़ी है ना, उत्तों उन्होंने और आडी दीवार कर दी और इन्होंने कि मजबूत हो जाती है कि हेठों जगह नहीं हिलती। उत्ते भी इमारत जी ठहरती है, देख लो कम अद कम नहीं 400 साल पहले की गई है जगह। यह देखो हदे भी निगर है, तुम यार तो लेंटर पा सकते हो, यह आडी मजबूत है दीवार। ये 7 फरी भी ऐसी ही पुरानी हवेली है। अंदरून लाहौर में तो खैर जगह जगह साथ साथ बहुत सी ऐसी हवेलियां हैं जो 300-400 साल पुरानी हैं और साथ साथ बनी हुई। मुझे दरअसल इफ्तिखार भाई से मुग़ल शायरा तक पहुंचने का राब्ता लेना है। यह जगह का नाम आंदा छोटा कादी अल्लाह दात खान, यह उन्होंने नाम दे उत्ते है। इफ्तिखार भाई चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है अंदरून लाहौर का। खलीफा बेकर के सामने आहो आहो जिथे वजीर खान मस्जिद में मेहमान रहंदे हुंदे सन बिल्डर्स, जिथे मेरी साडी पहली बारी मुलाकात। अच्छा वो हवेली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम एक मिनट इधर आओ, तुहानू इधरों दी लेके चलना, आओ। ये हवेली भी अपनी तमाम तर सितवत के साथ इस्तादा खड़ी है, किसी नौबहारे नाज की तरह। हुस्न के तमाम लवाजमात के साथ, जौलानियों के तमाम कर्रो फर के साथ, खीरा कर देने की हर हर अदा के साथ। कैसी खूबसूरत हवेली, वही 300-400 बरस पुरानी हवेली, मुग़ल दौर की इमारतें हैं ये सब। इफ्तिखार भाई से सैयद नवीद शाह और जहीर का नंबर लेकर दीनानाथ के कुएं तक पहुंचे हैं और सामने 400 साल पुरानी वज़ीर खान मस्जिद फ्रेस्को आर्ट के रंग सजाए मुस्कुरा रही है। इफ्तिखार भाई से इजाज़त ली और फिर मोची दरवाजे की तरफ चले हैं। अकबरी मंडी से गुजर रहे हैं। अकबरी मंडी में मसाला जात, ड्राई फ्रूट, मिर्चें, मुरब्बों की खुशबू वारफ्ता किए देती है और मैं बाजार की भीड़ से बचने के लिए ठंडी गलियों में आगे बढ़ता चला जाता हूँ। इस तंग गली में कैसे टाट बांधकर हवेली के शेड में कमरा बनाया गया है। ये हवेली मिसरां है। हम पिछली वीडियो में दिखा भी चुके हैं ये हवेली। इस हवेली का दरवाजा और ऊंची छतें इस अमर की गम्माज हैं कि कभी ये किसी साहिब सरवत का घर था। अकबरी मंडी से गुजरते वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ
और हम जनाब मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लाइब्रेरी से गुजरते हुए चौक नवाब साहब पहुंच गए। यही मुझे महल्ला शिया कश्मीरिया में मुझे ज़हीर साहब से मिलना है। गर्मी और मुसलसल वॉक ने दम लेने पे मजबूर कर दिया। थोड़ी देर सस्ता रहा हूँ यहाँ बैठ के। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, मुसलसल पैदल चलना मुहाल है। कुछ ही देर इस थड़े पर सस्ताया था कि शाहजी और ज़हीर आ गए। इफ्तिखार भाई शायद फ़ोन कर चुके थे, लेकिन मैंने रस्मन मुद्दा बयान किया। वीडियो बनानी है ऐसी उम्मे लैला साहिबा दे तुम जानते हो साढ़े इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ है बड़ी वड्डी शायरा है जी बिल्कुल और अदीबा है बहुत वड्डी वज़ीर खान दी लड़ी दे ਵਿੱਚ वो दिल्ली दरवाजे पे है ना। लेकिन हमें व्यूअर्स ने बहुत कहा है जी कि आप उनका इंटरव्यू करें, अंदर हवेली दिखाएं, लेकिन हमारी कोई एक्सेस नहीं है वहाँ तक। अब हम मुग़ल शायरा उम्मे लैला से मिलने जा रहे हैं। हमारे व्यूअर्स ने कहा कि मुग़ल तो जगह जगह हैं, हिंदुस्तान में बहुत हैं, पाकिस्तान में बहुत हैं। बहुत से लोग खुद को मुग़लों का जानशीन क्लेम करते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि ये मुग़ल डायनेस्टी में वज़ीर ख़ान की 9th जनरेशन है और मैं इन्हें किसी वजह से आखिरी जनरेशन कहता हूँ। इनकी तमाम बहनें शादीशुदा हैं, भाई भी शादीशुदा हैं, इन्होंने शादी नहीं की। हम इस खूबसूरत हवेली के बाहर खड़े रहे और शाहजी उम्मे लैला को हमारे बारे में बताकर मिलने की दरख्वास्त करते रहे। बिलाखिर तय पाया कि हम दरवाजे के बाहर खड़े होंगे, लिहाजा इस मोटरसाइकिल से जंप लगाकर जैसे तैसे जंगला फलांग कर बालकनी में खड़े हुए हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम महल्ले वालों ने, तमाम अमायदीन महल्ला ने जंगला फलांगा और अब दरवाजे के बाहर खड़े हैं। उम्मे लैला दरवाजे में कुर्सी बिछाकर बैठ गई हैं। मुग़ली अदब आदाब को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमने दस्ते तलब फैलाया। उन्होंने अपने बारे में बताना ज़रूरी समझा। आपको पता है हमारा सिलसिला नसब मस्जिद वज़ीर खां से चल रहा है। जी जी जी। हम 9वीं पुश्त हैं। मुग़ल हसब नसब होने पर फ़ख्र का आलम देखिए कि गालिब तो बात बात पर कहती हैं। हकीम मोमन खान मोमन था फैज़ाबाद का रहने वाला। उसके एक शेर के बदले में मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा था? आज उसने कहा था मैं जी चाहता पूरा दीवान दे दो। हाँ, तो शेर क्या था? तुम मेरे पास होते हो गोया जो। हाँ, ये था, ये उसकी गज़ल का क्या उसका हासिल गज़ल शेर था। शुरू तो होता था असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज और राहत फ़ज़ा नहीं होता, क्यों सुने अर्ज़ मुज़तरिब मोमन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। खुदा नहीं हो। नहीं ना हो सकता है। क्या नक्श फरियादी है किसी की शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पहरन हर पैकर तस्वीर का, कि कागज़ के कपड़े पहने हुए हैं। तो आखिरी शेर, चंद तस्वीरें बुता चंद हुसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। अरे क्या कहने भाई। बड़ा बजरा सांझ आदमी था ना, तो उसने अपना सारा निचोड़ उसमें निकाल दी। फिर अपने बेटे कुछ अपना ज़ाती बेटा तो नहीं था, ज़ैनुल आबिदीन आरिफ तखल्लुस। उम्मे लैला अब भी मिर्ज़ा गालिब के लाए पालक बेटे आरिफ ज़ैनुल आबिदीन के वफ़ात पर आंसू बहाती। हाँ है फलक पीर जमा था भी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। क्या कहने। तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन। फिर कहता है तुम माँ शब चहार्द हम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। हमसे तुम्हें नफरत सही, नैयर से लड़ाई। नैयर उसकी बीवी का नाम था, आरिफ की बीवी का नाम। बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। हमसे तुम्हें नफरत सही, नैयर से लड़ाई। बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। बच्चों का भी वाह वाह तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। वाह वाह। फिर एंड पे कहता है जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब। फिर सेमी कॉलम ढाला हुआ है ना, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। जिसका क्या बात। जवान बेटा मर गया उसके लिए तो वही क़यामत है। सैकड़ों बरस बीते मिर्ज़ा गालिब और उस्ताद ज़ौक़ की चपकलश को, लेकिन उम्मे लैला आज भी ये किस्सा भूली नहीं, ये रकाबत भूली नहीं। ये भी अच्छा ही शायर था शेख इब्राहिम ज़ौक़, लेकिन ये बादशाहों की आदत है आपस में टकरा देना। इन्होंने ज़ौक़ को भी कहा तो मिर्ज़ा गालिब को भी कहा शहज़ादा जवां बख्त का सेहरा लिखना था। शेख इब्राहिम ज़ौक़ इसलिए जीत गया कि उसने बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। तो हमारा दीन मान तो इसी कलमे पे ही है ना, इसलिए वो ये हो गया। फिर उसने उसकी भी मुखालफत की। मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा, हम मिर्ज़ा लोग आज भी ऐसे ही हैं,
कहता है 100 पुश्तों से है पेशा सपा करी। ये मैं कोई आम बंदा नहीं था, तुमने मुझे सेहरा कहा बादशाह था तो मैंने मान लिया है, वरना हम सेहरे लिखने वाले नहीं हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। 100 पुश्तों से पेशा सपा करी है। मिर्जे मिर्जे होते हैं, क्या बात। उनकी अपनी आन अपनी शान होती है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो ऑथेंटिक बात करेंगे, फजूल बात नहीं होगी। वो कहता है मेरे चारा घर को नमीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो कि जो कर्ज रखते थे जान का वो कर्ज हमने चुका दिया। करो कज जबी से सरे कफन, मेरे कातलों को गुमा ना हो कि गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने बुला दिया। ये किसका है? फैसा। उम्मे लैला पर इनके भाई ने मुकदमा कर दिया था, कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ा। इन्हें बहुत रंज है इस बात पर। तरके मोहब्बत तरके तमन्ना कर चुकने के बाद हम पे ये मुश्किल आन पड़ी है, कैसे बुलाएं उसे। लेकिन ज़माने की नकदरी, उसने जाली मुकदमा कर दिया। ये जब कमी कमी निचले दर्जे के लोगों से आप मिलेंगे ना तो आपका सेन बदल जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं सच्ची गल कहता पे। अच्छा। वो ये थड़ेबाज इधर लोग हैं, जब आता है यहाँ उनको रकमें देता है। आखिर इधर पागल तो नहीं बैठी हुई, सब पता होता है, दूर दूर की खबरों का पता है मुझे। लेकिन मुकदमा करना तो एक इंतहाई कदम है। मैंने तो रिक्वेस्ट की है आगे भाई इस उम्मीद पे जिंदा हैं कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह यजीद के दरबार में आ गई तो मैं तो मिर्ज़े की बेटी हूँ। उसने बड़े गलत सवाल किए थे जज ने। जज भी बिक गया हुआ था, उसके पास बिक गया हुआ था। अच्छा, आपके भाई के पास? उसको पता था मेरे माँ बाप मर के ऊपर से जो चीज़ें आ रही हैं उसी की बहन है ऊपर अकेली, जो नीचे चीज़ें बेच रही है, यानी खाने पीने की जो कुछ भी था। लेकिन किसी बात को मद्देनज़र नहीं रखा। हमारा अपना ही भाई जब ऐसे हो गया, मैं उसके बच्चों की भी उस्ताद थी। नहीं, लेकिन केस की नौयत क्या थी? उन्होंने क्यों केस किया? कोई जायदाद का मसला था? जायदाद आपको क्या जाली केस कहता है, ये कहती है अकेली मालिक हूँ। हाँ अब बात हूँ आ महल्ले में, फिर तुझे बताऊँ मैं भी मिर्ज़ा जी हूँ। अब भी छुरा मेरा बाहिर ही है। अकेली थोड़ी कहती है। माशाल्लाह, क्या बात है। सबसे बड़ी ताकत खुदा की ताकत है। बाकी जो माँ बाप इल्म समझा गया, क्या किस वक्त पढ़ देना है, क्या करना है, सारी दुनिया यक तरफा, हम अकेले काफ़ी हैं। मैंने पूछा कि इतनी बड़ी हवेली, तन्हाई का जहर, फितरी तकाज़ों से जबरन रूगर्दानी, वो दिन से रात कैसे करती हैं? शादी नहीं की, बच्चे नहीं हैं, नाम आगे नहीं चलेगा, तन्हाई काटती नहीं? मैं अजान से 10-15 मिनट पहले उठती हूँ, अजान सुनती हूँ, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने माँ बाप की तस्वीरों की तरफ देख के उनको भी सलाम कर रही होती। कभी कभी मलका नूर जहाँ जो जहांगीर की बीवी थी उसकी नमाज़ पढ़ रही होती हूँ सुबह की। हाँ, मेरे माँ बाप की कमी है जो एनी टाइम मेरे जहन में रहती है, उसको कभी नहीं भुला सकूँगी। क्या कहने। देखिए, माँ बाप सबके होते हैं मैम, लेकिन आपने जिस तरह माँ बाप की याद के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दी, ये एक बड़ी अनहोनी सी बात है। भाई वो इस तरह की बातें करते थे कि इंसान के दिल दिमाग में बेबस हो जाती है, उनको कैसे बुलाया जा सकता है। मैंने पूछा इनके जाने के बाद हवेली का क्या होगा, तो बहुत दिलचस्प जवाब दिया। मैं तो इस शेर पे कायम हूँ कि उम्र इतनी तो होता कर मेरे फ़न को खालिक कि मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। वाह भाई वाह। हो गए कि ये मरती क्यों नहीं है। वाह वाह। बाबा बुल्ले शाह सूफी बुजुर्ग था, 250-300 साल गुजर चुके हैं। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ होगा, तब उसने कहा था बुल्ले शाह सा नहीं मरना, मर जावे कोई और, गौर पे आ कोई और। मरना तो मुसलमान का ईमान है, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने भेजा कर के चले जाए। मैम, अगर आपसे दरख्वास्त की जाए अपनी कोई गज़ल सुनाने की। हाँ, ये जब आंधियाँ चली हैं तब मैंने कहा, इरशाद अता कीजिए। सुर्ख आसमां है घटा नहीं है, घुटन बहुत है हवा नहीं है, घनी है रातें दिया नहीं है,
खुदा ज़मीन से गया नहीं। अरे वाह भाई वाह, खुदा जमीन से गया नहीं है। उम्मे लैला अपनी ख़ानदानी रिवायात की पासदारी पर आज भी कायम है। आप क्या पियेंगे? इधर जूस है, दूध है। बहुत नवाजिश, बड़ी मोहब्बत। नहीं, ये तो बुरी बात है ना। आप मेहमान नवाजी का आलम यह है कि हम अंदर जा नहीं सके तो बाहर एक तश्तरी उठा लाई जिसमें टॉफ़ियाँ और चॉकलेट्स थीं, हमें पेश किए, बल्कि गली में हर एक को पेश किए। उम्मे लैला को इस खूबसूरत हवेली में अकेले खौफ नहीं आता। आपके दिल में ये सवाल ज़रूर मचलता होगा, हमारे दिल में भी था, हमने पूछा भी। ये छुरा था, कोई ऐसी बात हो बंदा फौरी तौर पे आप सलामत रहे। आ जाओ सामने। उम्मे लैला ऐसे ही घर में बेसरो सामान नहीं बैठी। मोहल्ले में कौन क्या कर रहा है, क्या धमकी दी है किसी ने, क्या नई चाल चलने वाला है कोई उनके खिलाफ, इन्हें सब पता चल जाता है। तो सारे वो शायद कुछ बातें मेरी समझे या ना समझे। उसने कहता है चौंक से बड़ा सफाई है। मैं कहा कौन दरोगा है? वो दरोगा नहीं है, वो बैलदार है, बैलदार है जी, वो बैलदार है। डके शक्के कटाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल वही। इन्होंने कह दिया, मैं समझ गई, मैं इनको कुछ ना कहा। वो कौन था जो ये कह रहा था मज्जो भट्ट? आपका क्या लगता है? फलाना है। वो मज्जो भट्ट बेबी का भतीजा था। उनकी बहनें विरासत या ख़ानदानी हसब नसब या रिवायात सबको फॉलो करती होंगी, लेकिन इस तरह सीने से नहीं लगा के रखती जैसे कि खुद उम्मे लैला। इसी तरह बहन का आया ना मोबाइल, कैंडा वाली का, कहती है क्या हाल है, क्या कर रही थी। उसको भी शेर कह दी। उसको पता था, सारे जानते थे। मैं कहा तेरी बंदा परवरी में मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिला है दोस्तों से ना शिकायतें तुम्हारी। फिर उसने कोई ऐसी बात कही तो आखिर पे उसको ये कह के उससे पेशतर के वो बंद करती, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैं अपने दिमाग की मालिक हूँ। नहीं, फिर कता ताल्लुक हो गया। नहीं नहीं, कता ताल्लुक नहीं हो गया, वैसे ही मजीद बात ना की। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे के बस पाक हो गए। तो अगला मिसरा क्या कहते हैं, क्या बात? इसलिए बंद कर दिया। अरे वाह। उसको गिला है इसमें मोबाइल सुनते सुनते बंद कर। वो मेरे तरह की नहीं है, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकती। मैं मोहल्ले के माहिदीन के साथ हवेली के बाहर बालकनी में खड़ा रहा, क्योंकि अंदर जाने की तो इजाज़त है नहीं। अंदर जाने की इजाज़त क्यों नहीं, इस सवाल का जवाब भी सुनिए। भाई हमारा घराना ऐसा घराना है, हमारे माँ बाप ने किसी से मिलने नहीं दिया इर्द गिर्द, ना इस गली में ना इस गली में। वही स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वही ला रहे हैं। हमारी कम उम्री में बहुत बहुत अजीब वाक़यात आए, जिसमें हमारे वालिद ने अपनी कुत्ती थी उसको गोली मार दी थी। शीडो। बिच थी, अच्छा। सिर्फ गली में कुत्ता देखा था। वो मिर्ज़ा जी थे, इसलिए कहती हूँ मिर्ज़े मिर्ज़े होते हैं कि उसने सारी इन्वेस्टिगेशन कराई कि ये कुत्ता कौन छोड़ के गया, ये किसका कुत्ता था और रात के कितने बजे ये इधर छोड़ा गया। भाई ये ज़माने की ना कदरी होती है जब अपना धोखा दे जाए कोई, ज़माने की ना कदरी नहीं। इसीलिए कहती हैं अहले ज़माना कदर करो, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। क्या कहते? शाम का धुंधलका फैलने को था, लिहाजा मैंने उम्मे लैला का शुक्रिया अदा किया जो आज भी मुगलई अदब आदाब को सीने से लगाए बैठी। मैंने उनसे इजाज़त दी, अमायदीन महल्ला से, अहले महल्ला से इजाज़त दी, उनका शुक्रिया अदा किया, उनके साथ कुछ तस्वीर खिंचवाई और शालमी की तरफ बढ़ना शुरू हुए। शालमी से निकलते हुए इस चिंची पर बैठे हुए मैं सोच रहा था कि 21वीं सदी में उम्मे लैला आज भी 17वीं सदी के प्रोटोकॉल का ख्याल रखती है। वो आज भी 17वीं सदी में जिंदा है। वो आज भी 17वीं सदी के 16वीं सदी के मुगलई अदब आदाब को सीने से लगाए बैठी। कैसी ज़बरदस्त स्टोरी है उम्मे लैला की। यकीनन इनसाइड द गेट्स ऑफ लाहौर आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी होगी बालवाला.com पर। आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये किताब आपके घरों तक भी पहुंचाई जा सकती है। अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट्स की बुनियाद पर हम वीडियोस तरतीब देते हैं।